दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16 लाख के पार, हर रोज आ रहे हैं औसतन 50,000 नए केस। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल मामले 16 लाख के पार पहुंच गए हैं। वर्ल्डोमीटर के डाटा के अनुसार गुरुवार शाम तक देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 16,17,000 हो गई है। और वहीं देश में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा 35,374 तक पहुंच गई है। देश में फिलहाल एक्टिव मरीज 5,41,450 है और वहीं इलाज के बाद संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों की संख्या 10,49,069 है। दुनिया के दूसरे देशों से भारत की तुलना की जाए तो कोरोना प्रभावित देशों की सूची में भारत तीसरे नंबर पर है। अमेरिका और ब्राजील में ही भारत से ज्यादा मामले हैं। और वहीं अगली खबर निकल कर आई कि दिल्ली सरकार ने खत्म किया नाइट कर्फ्यू, रेहड़ी पटरी लगाने की मिली इजाजत। जी हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के लिए अनलॉक 3 की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। दिल्ली सरकार ने 1 अगस्त से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया है और वहीं अनलॉक 3 में कई अहम बदलाव भी किए हैं। सरकार ने इस बार रेहड़ी पटरी वालों को छूट दी है और वहीं दिल्ली में होटलों को खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें दिल्ली सरकार ने 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने जहां 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया है, तो वहीं सरकार ने रेहड़ी पटरी लगाने की अनुमति देते हुए इसकी समय सीमा को समाप्त कर दिया है। वहीं दिल्ली सरकार ने साप्ताहिक बाजार लगाने की भी अनुमति दी है। हालांकि इसे फिलहाल 1 हफ्ते के लिए ट्रायल के तौर पर शुरू करने की इजाजत मिली है। सरकार स्थिति देखने के बाद इस पर विचार करेगी। दिल्ली सरकार ने 1 सप्ताह के लिए सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक स्ट्रीट हॉकर्स को अनुमति दी है। हालांकि सरकार ने इसके लिए नियम तय किए हैं कि साप्ताहिक बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा। वहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन भी करना होगा। और अब बता दें कि मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति का कांग्रेस नेता ने किया समर्थन। राहुल गांधी से माफी मांगते हुए लिखा, मैं रोबोट नहीं। जी हां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी कैबिनेट के साथ बैठक की। इस दौरान सरकार ने नई शिक्षा नीति पर मुहर लगा दी, जिसका कई राजनीतिक पार्टियों ने स्वागत किया है तो कई ने विरोध भी किया है। और इस बीच कांग्रेस नेता और एक्ट्रेस खुशबू सुंदर ने भी नई शिक्षा नीति की तारीफ की है। इसके लिए उन्होंने राहुल गांधी से माफी भी मांगी। उन्होंने साफ कहा कि वो रोबोट या कठपुतली नहीं है जो सिर हिलाती रहे। खुशबू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति पर मेरा स्टैंड पार्टी से अलग है। जिस वजह से वो राहुल गांधी से माफी मांगती हैं, वो कठपुतली या रोबोट की तरह सिर हिलाने की बजाय तथ्यों पर बात करती हैं। जरूरी नहीं कि आप पार्टी के नेता की हर चीज से सहमत हो, बतौर नागरिक भी वो अपने विचार रख सकते हैं। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि राजनीति सिर्फ शोर मचाने के लिए नहीं है, ये मिलकर काम करने का विषय है जिसे बीजेपी और पीएम को समझना होगा। हम विपक्ष के रूप में इसे विस्तार से देखेंगे और इसकी कमियों को मार्क करेंगे। और अब अगली खबर निकल कर आ रही है कि सुशांत के परिवार को मिला बिहार सरकार का साथ। रिया की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। जी हां आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। इस मामले को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए रिया चक्रवर्ती ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसके बाद अब सुशांत के परिवार के साथ बिहार सरकार भी आ गई है। आपको बता दें कि मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की है, जिसमें इस मामले को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने वाली याचिका का विरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए बिहार सरकार ने आग्रह किया कि उनके पक्ष को भी कोर्ट ध्यान से सुने, इसके बाद इस मामले में कोई फैसला ले। मामले में बिहार सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब सुशांत के परिवार ने राहत की सांस ली है। इस याचिका से साफ हो गया है कि नीतीश सरकार सुशांत के परिवार के साथ खड़ी है। वहीं महाराष्ट्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वो CBI जांच की पक्ष में नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में CBI जांच होना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर।
और अब अगली खबर बता दें कि एलएसी से पूरी तरह पीछे नहीं हटे चीनी सैनिक, जल्द होगी बैठक। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि पूर्वी लद्दाख में सीमा पर अधिकतर स्थानों से बलों को पीछे हटा लेने के चीन के दावे पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि सैन्य बलों को पीछे हटाने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इस संबंध में कदम उठाने के लिए दोनों पक्षों के वरिष्ठ कमांडरों की निकट भविष्य में बैठक होगी। बता दें कि पिछले महीने लद्दाख की गलवान घाटी समेत कई इलाकों में चीन सैनिक घुस आए थे, जिसके बाद भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव बढ़ गया था। सेना को पीछे हटा लेने के चीन के दावे पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि चीन सीमा से बलों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी करने और तनाव कम करने के लिए हमारे साथ ईमानदारी से मिलकर काम करेगा। इस प्रक्रिया पूरी करने संबंधी कदमों पर विचार करने के लिए भारत और चीन के वरिष्ठ कमांडर निकट भविष्य में मुलाकात करेंगे। और अब अगली खबर बता दें कि 1 अगस्त से होने जा रहे हैं ये 10 बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा असर। जी हम बात कर रहे हैं कि 1 अगस्त से होने जा रहे हैं 10 बदलाव, जिससे कि आपकी जेब पर काफी असर पड़ेगा। जुलाई का महीना खत्म होने जा रहा है और जुलाई खत्म होने के बाद और नए महीने की शुरुआत के साथ ही कई नए नियम बदलने जा रहे हैं। 1 अगस्त से आपके बैंक खाते से लेकर निवेश तक, इंश्योरेंस से लेकर रसोई गैस तक से संबंधित कई बदलाव होने जा रहे हैं, जो न केवल आपके जीवन पर बल्कि आपकी जेब पर भी असर डालेंगे। जी हां, 1 अगस्त 2020 से कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त से शुरू होने जा रहे अनलॉक 3 की नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें सरकार ने कई बदलाव किए हैं। 1 अगस्त से शुरू होने वाले अनलॉक 3 में नाइट कर्फ्यू को पूरे देश में खत्म कर दिया गया है। वहीं कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर कई अन्य गतिविधियों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। अनलॉक में 5 अगस्त से कॉलेज, मेट्रो, स्विमिंग पूल आदि को बंद रखने की आदेश दिए गए हैं। अगस्त से मिनिमम बैलेंस को लेकर नियम बदलने जा रहे हैं और कई बैंकों ने इसे लेकर अहम बदलाव किए हैं, जिनमें एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक 1 अगस्त से ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। वहीं बैंक से कैश निकालने और जमा करने पर शुल्क लगाने का भी फैसला किया गया है। और वहीं अगली खबर बता दें कि गूगल, एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक के सीईओ से हुई घंटों पूछताछ, लगे उन पर संगीन आरोप। जी आपको बता दें कि अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों के खिलाफ ताकत का बेजा इस्तेमाल करने के आरोप में दुनिया की 4 बड़ी टेक कंपनियों से अमेरिकी संसद की कमेटी के सामने पेश होना पड़ा। अमेरिकी संसद की एंट्री ट्रस्ट सब कमेटी के सामने अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक और गूगल के सीईओ को बुधवार को पेश होना पड़ा। इन कंपनियों के सीईओ पर आरोप है कि इन लोगों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को दबाने में किया है और कमेटी के सामने इन कंपनियों के सीईओ से काफी सवाल पूछे गए हैं। इन कंपनियों के सीईओ पर आरोप है कि ये प्रतिस्पर्धियों को दबाने में अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। आरोप है कि ये कंपनियां डेटा इकट्ठा कर रही हैं, अधिक मुनाफा कमा रही हैं। इन सभी सीईओ से तकरीबन 6 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की गई। इस दौरान कई दस्तावेज पेश किए गए हैं, जिसमें इन कंपनियों के कई प्राइवेट मैसेज भी साझा किए गए हैं, जिसके जरिए ये पता चलता है कि कुछ कंपनियां बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई हैं, जिसके जरिए ये कंपनियां अपने ग्राहकों, प्रतिद्वंदियों ग्राहकों को डरा रही है। पूछताछ के दौरान कंपनियों पर कोई आरोप लगाए गए। डेमोक्रेट्स के प्रतिनिधि ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग से पूछताछ के दौरान 2012 के मैसेज को दिखाया गया, जिसमें इंस्टाग्राम के अधिग्रहण की मांग रखी गई थी। इंस्टाग्राम फेसबुक का एक प्रतिद्वंदी ऐप था, लिहाजा फेसबुक को डर था कि इससे उसका नुकसान पहुंच सकता है। इस दौरान फेसबुक के सीईओ पर आरोप लगा है कि उन्होंने इंस्टाग्राम के अधिग्रहण को लेकर गलत नीति का इस्तेमाल किया और वहीं एप्पल पर आरोप लगा कि ऐप स्टोर पर कंपनी अपने ऐप को अधिक बढ़ावा देती है, जो कि स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के खिलाफ है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेके जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है, सोनू सूद का अपने बर्थडे पर 3 लाख प्रवासियों को नौकरी का ऐलान।
जी हम बात करेंगे फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने गुरुवार को कहा कि वो 3 लाख प्रवासियों को नौकरी दिलाएंगे। सोनू सूद 3 जुलाई को अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने जन्मदिन पर उन्होंने ये ऐलान किया है। सोनू सूद ये नौकरियां AEPC, CETE, ट्रीडेंट, अमेजॉन जैसी कंपनियों में दिलाएंगे। सोनू सूद ने ये नौकरियां प्रवासी रोजगार.com ऐप के जरिए दी है और ये ऐप उन्होंने कुछ समय पहले ही नौकरी की तलाश कर रहे प्रवासियों के लिए लॉन्च किया था। सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे प्रवासी भाइयों के लिए प्रवासी रोजगार.com का 3 लाख नौकरियों के लिए मेरा करार। तो दोस्तों, जिस तरीके से सोनू सूद देश में एक के बाद एक अच्छे से अच्छा काम करते जा रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में कुछ शब्द जरूर लिखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि 2900 करोड़ का कर्ज ना चुकाने पर इस बड़े बैंक ने किया अनिल अंबानी के हेडक्वार्टर पर कब्जा। जी आपको बता दें कि निजी क्षेत्र के यस बैंक लिमिटेड ने मुंबई में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के मुख्यालय भवन रिलायंस सेंटर को जब्त कर लिया है। कभी दुनिया से छठे सबसे अमीर रहे अनिल अंबानी को हेड ऑफिस अब उनका नहीं रहा। यस बैंक ने 2892 करोड़ का बकाया कर्ज नहीं चुकाने की वजह से अनिल अंबानी समूह के उपनगर सांताक्रूज मुख्यालय को अपने कब्जे में ले लिया है। बिल्डिंग का कब्जा 22 जुलाई को सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट के तहत हुआ है। यस बैंक की ओर से ये बुधवार को अखबार में दिए गए नोटिस के अनुसार बैंक ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा बकाये का भुगतान नहीं करने के चलते दक्षिण मुंबई में नागिन महल में 2 फ्लैटों का कब्जा भी अपने हाथ में ले लिया है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि 12 अगस्त तक तैयार हो जाएगी रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन। जी हम बात करें कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी देश को वैक्सीन के मामले में पूरी सफलता नहीं मिली है। इस बीच रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन को 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करने की तैयारी कर रहा है। और कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों और मौतों के बीच वैक्सीन को लेकर आई ये रिपोर्ट वाकई एक राहत देने वाली खबर है। और अब बता दें कि महाराष्ट्र में 31 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन। जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल मामले 4 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जिसके बाद बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने अपने मिशन बिगन अगेन के तहत लॉकडाउन बढ़ाया है। हालांकि इस दौरान कई तरह की गतिविधियों को छूट भी दी गई है। इसके साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए लॉकडाउन को अलग अलग चरण में खोला जाएगा। राज्य सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक 3 गाइडलाइंस के बाद की है। और अब अगली खबर निकल कर आ रही कि शरद पवार का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा हार को पचा नहीं पा रही भगवा पार्टी, राहुल को भी दी नसीहत। जी आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। मंगलवार को CNN न्यूज 18 को दिए गए एक इंटरव्यू में पवार ने कहा कि भाजपा अभी भी महाराष्ट्र में अपनी सरकार को हर तरह से अस्थिर करने की कोशिश में लगी है। पवार ने कहा कि भगवा पार्टी को ये पच नहीं रहा है कि वो देश के बहुत सारे राज्यों में अब सत्ता में नहीं है, इसलिए जहां वो सत्ता में नहीं है वहां पर सरकार को गिराने में पूरी तैयारी में लगी हुई है। पवार का ये तंज राजस्थान में फैले सियासी संग्राम से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होगा और ठाकरे सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार का बदलना कोई दुर्घटना नहीं है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है जिसे पी चिदम्बरम ने कहा कि देश में गहराते आर्थिक संकट की गंभीरता को भाजपा सरकार कब स्वीकार करेगी। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कोरोना महामारी के बीच देश में गहराते आर्थिक संकट को लेकर फिर एक बार मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने विमानन उद्योग को हुए नुकसान, बेरोजगारी और चरमराती अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए कहा कि देश में गहराते आर्थिक संकट की गंभीरता को भाजपा सरकार कब स्वीकार करेगी। प्रधानमंत्री कब अपनी और अपने आर्थिक प्रबंधकों की विफलता को स्वीकार करेंगे।
और वही अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। सोना हुआ महंगा, चांदी की कीमत में 2,384 रुपए की बड़ी गिरावट। जानिए सोने चांदी के ताजा रेट। जी आपको बता दें कि सोने की कीमत में तेजी का दौर गुरुवार को भी जारी रहा और एक बार फिर से सोने की कीमत में बढ़ोतरी हुई और बाजार बंद होने तक सोना 53,277 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। जहां सोने की कीमत में 118 रुपए की तेजी आई तो वहीं चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी की कीमत में भी 2,384 रुपए की बड़ी गिरावट आई है। गुरुवार को चांदी की कीमत में गिरावट आई और चांदी का भाव 61,760 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। और अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून हावी। दिल्ली मुंबई में आज भी बारिश का अलर्ट। जी आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई में मौसम विभाग ने आज भी बारिश होने की संभावना जताई है। पिछले 2 दिनों से मुंबई में जारी बारिश के बाद आज के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। मुंबई के और कोंकण के अलग अलग हिस्से में जोरदार बारिश होने की संभावना है। वहीं दिल्ली के कुछ हिस्सों में बुधवार को बारिश होने से लोगों को उमस से कुछ राहत मिली। इस दौरान पूर्वी, दक्षिणी और मध्य जिलों के कुछ हिस्सों में थोड़ी देर के लिए जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को मध्यम से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।